महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के इल्जामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि उनकी 62 साल जिंदगी में कभी भी अंडरवर्ल्ड के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात नहीं रहे। नवाब मलिक ने फडणवीस पर पलटवार करते हुए कहा कि हकीकत में फडणवीस के अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात रहे हैं और इस ताल्लुक से कल इंकशाफ किया जाएगा। पहली बार आपने इस तरह का आरोप लगाया, सरासर बेबुनियाद है। ना नवाब मलिक के किसी अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते रहे, ना नवाब मलिक ने कभी बम ब्लास्ट के लोगों से कोई संपत्ति खरीदी, और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे, किस तरह से एक अंडरवर्ल्ड का सरगना जो विदेश में बैठकर इस शहर से उगाही करता था, वो सरगना किसके लिए काम करता था, वो अधिकारी किसका खास था। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज जो मैंने कहा है वो सारी बातें सामने हैं, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक का इंतजार कीजिए। बम तो फूटा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बम कल सुबह 10 बजे। अब कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह 2 एकड़ 80 यानी 2.80 एकड़, 3 से थोड़ी कम, 1,23,000 स्क्वायर फीट की जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है। तो गोवा वाला करके उनकी जगह थी, और ये जगह कहां है कुर्ला में? एलबीएस रोड पर। जिनको एलबीएस रोड, आपको तो मेरे से ज्यादा जानकारी है कि वो कितना प्राइस्ड एरिया है। इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई। मरियम भाई ब्यूरो ऑफ गोवा वाला, मुनीरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया, और आज भी उनके परिवार के लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी सानिह में एक नया मोड़ आया है। हथियारों से जुड़ी एफएसएल रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राइफल, रिपीटर गन और पिस्तौल से फायरिंग की गई थी। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और इनके करीबी साथी अंकित दास के लाइसेंस याफ्ता हथियार से फायरिंग की तस्दीक की गई है। वाज़ेह की जाए सानिहा से फरार होने के दौरान लाइसेंसी असलहे से फायरिंग की गई थी, ताहम किसी के गोली लगने की तस्दीक नहीं हो सकी है। याद रहे कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुए सानिहा से मुतालिक केस की समाअत करेगा। इस सानिहे में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। बढ़ती महंगाई से आवाम परेशान है, वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए अनोखा अंदाज अपनाया और रसोई गैस का टूटा सिलेंडर और चाय की केतली लिए नजर आए। एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं है। यूथ कांग्रेस के सदर वीवी श्रीनिवासन ने हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा कि 8 बार रसोई गैस की कीमत बढ़ चुकी है, लिहाजा 5 रियासतों में आइंदा इंतखाबात में आवाम सरकार को जवाब देगी।
देश में महंगाई को लेकर जहां जनता आहत है, तो आज यूथ कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है। यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल है। इस वक्त हम शास्त्री भवन के सामने हैं और ये यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। खास तौर से सबसे ज्यादा निशाना जो बनाया जा रहा है वो सरकार की उज्ज्वला योजना को लेकर के, क्योंकि रसोई गैस के दाम जिस तरीके से 900 के पार पहुंच गए हैं, उसको लेकर के कहीं न कहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना विरोध जता रहे हैं। और किस तरीके का विरोध हो रहा है आप देख सकते हैं। एक गैस सिलेंडर की पूरी गाड़ी लाई गई है और उसको लेकर के आप देखेंगे किस तरीके से ये गैस सिलेंडर है जो खाली है उसको बांध दिया गया है और गैस के दाम कम करने की जो मांग है वो की जा रही है। हमारे साथ क्या मौजूद है, क्या कहेंगे, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है मोदी सरकार से कि जिस तरह से जनता को परेशानी के हाल में मोदी सरकार ने डाल रखा है, महिलाओं को परेशान करने का काम कर रहा है रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर 1000 के पार, पेट्रोल 1,100 के पार, डीजल 100 के पार। क्या यही है मोदी के अच्छे दिनों की सरकार? 2014 में पेट्रोल और डीजल सस्ता होता था, गैस सिलेंडर का रेट 345 रुपए होता था। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी कि यही अच्छे दिन का नारा था? अच्छे दिन में आपने यही महंगाई की जनता को दिवाली गिफ्ट दिया है। हमारी मांग है कि गैस सिलेंडर के दाम कम करो, महंगाई कम करो। महंगाई कम करो, गैस सिलेंडर के दाम करो। आप जिस तरीके से देखेंगे किस तरीके से मोदी सरकार को पूरी महंगाई के लिए, गैस के दामों के लिए और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं यहाँ पर ज्यादातर उज्ज्वला योजना को कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर पर आपने दर्शाया है। क्यों? ये सरकार ने जो भी अपने जो उज्ज्वला जो योजना आई है गाँव में पहुँचाई थी, लेकिन गाँव वाले सब परेशान है। इस टाइम इतनी महंगाई कर दी है, कहाँ से लोग खरीदेगा? सरकार की तरफ से जो सेस के नाम पे और इसके नाम पे जो 5-5 रुपए, ये तो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब क्रूड ऑयल का भाव है जो यूपीए सरकार के टाइम पे थी, तभी भी उन्होंने सब्सिडाइज करके गैस को एक लेवल पे, गैस और पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। जी जी जी। कि मेरी माँ खाना बनाती थी, मुझे आंसू आते थे। क्या अब जो हजारों माएँ आज लकड़ी पे खाना बनाने में मजबूर हो गई, अब उनको आंसू नहीं आ रहे? आज 1000 का बढ़ गया, आज गैस का दाम 1000 हो गया है। एक दिहाड़ी मजदूर 1000, एक महीने में 2 से 3 गैस लग जाते हैं। एक दिहाड़ी मजदूर 2-3 हजार क्यों गैस पे खर्च नहीं कर सकता? आज वो पिल से लकड़ी पे खाना बनाने में मजबूर हो गया है। 2014 के पहले जब यही गैस 400 था, तब स्मृति ईरानी सड़क पे जाम करती थी। मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजा जाता था कि मनमोहन सिंह चूड़ी पहन ले, कुछ नहीं कर सकते। आज वो चूड़ी टूट गई, क्या आज वो चूड़ी भेजे ना? तो देखिए ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है और यहाँ पर गाना भी बज रहा है, महंगाई डायन खाते सैया तो खूब ही कमात है, लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है, चिंता है लोगों की और कहीं ना कहीं चिंता जो है कांग्रेस को, भले ही एक राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन लोगों के जो जज्बात हैं, महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम होनी चाहिए, उसको लेकर कांग्रेस का जो है विरोध प्रदर्शन ये कह रहा है कि सरकार को इस पर सोचना होगा। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। राफेल मामले में फ्रांसीसी मैगजीन के इंकशाफ के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि हकीकत सामने आ गई है। पात्रा ने कहा कि इस मामले में जो कुछ हुआ वो 2007 से 2012 के बीच हुआ। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने कमीशन लिया, इसके लिए 40% कमीशन मांगा गया। संबित पात्रा ने कहा कि 2019 आम इंतखाबात से कबल राफेल मामले में राहुल गांधी ने झूठ फैलाया, उन्होंने ये सियासी फायदे के लिए किया। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आज आपके सामने हम भारतीय जनता पार्टी के इस मंच से रखने वाले हैं, ताकि भ्रष्टाचार किसके कालखंड में हुआ, ड्यूरिंग विच टेन्योर डिड करप्शन एंड कमीशन टुक प्लेस एज फार एज राफेल इज कंसर्न्ड, विल बी आउट। फ्रांस की एक मीडिया हाउस है जिसका नाम मीडिया पार्ट है। कुछ महीनों पहले मीडिया पार्ट ने यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंतजार करिए,
जब समूचा विषय सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और यह पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और आप इस आर्टिकल में देखेंगे तो आर्टिकल में लिखा गया है एटलीस्ट 7.5 मिलियन यूरोज वे पेड। मतलब मिनिमम अमाउंट जो कमीशन का पे किया गया वो 65 करोड़ रुपया है। और आर्टिकल में कई स्थानों पर आगे इसका बखान है, उल्लेख है, और बाकी न्यूज़पेपर्स ने भी जो आर्टिकल बनाए हैं उसमें यह बखान है। इसमें वो कहा गया है कि 11 मिलियन यूरो तक, अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोज और 11 मिलियन यूरोज तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुषेण गुप्ता है, सुषेण मोहन गुप्ता, SM गुप्ता। आश्चर्य का विषय है कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुषेण गुप्ता होता है, ये सुषेण गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो VVIP चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुषेण गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस दैट अ एजेंट, अ मिडिलमैन who was commissioned for Augusta Westland case, in fact is the kingpin, is the commission agent, is the middleman in the Rafael case also during 2007 and 2012. उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इनकी हुकूमत ने माफिया के खिलाफ शिकंजा कस दिया। बड़े पैमाने पर माफिया से जुड़े अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए किए गए फलाही कामों का भी जिक्र किया। वज़ीर-ए-आला योगी ने बदायूं में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बातें कही। और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश ने उसकी नजीर भी देश के सामने प्रस्तुत की है। 1800 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है और लगभग इतने ही करोड़ रुपए की उस अवैध संपत्ति को जो जब्त नहीं हो सकती थी उसको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त करने का कार्य भी राज्य की सरकार ने ही किया है। 2017 में सबसे पहला काम किया गया, बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर जनपद में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया जा रहा है। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम, जिसमें बदायूं में भी बड़े पैमाने पर किसानों का कर्ज माफ हुआ था। किसान किसान है, उस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना ही चाहिए। और आज प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 46 लाख किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। श्रीनगर में आम शहरी की हलाकत के बाद सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। 24 घंटों में 2 हलाकतें हुई हैं। लाल चौक और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लोगों और गाड़ियों की चेकिंग की। वादी कश्मीर में 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज हो गया है। 74,000 तलबा के लिए 739 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से इम्तिहानात मुनक्किद कराए जा रहे हैं। इस दौरान इम्तिहानी मराकिज पर कोविड गाइडलाइंस पर अमल और दरकार दीगर जरूरी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए गए हैं। तो कैसे बच्चे कैसे फील कर रहे थे? बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। बहुत दिन के बाद ये एग्ज़ाम देने आए और क्लास के बगैर इनने बहुत खुश थे कि जब हमारा एग्ज़ाम हो जाए। तो आज जो हमारे SOP के गाइडलाइंस है उसी के मुताबिक हमने इनको सर्च किया और ये SOP के मुताबिक ही हमने पूरा ये फॉलो किया। कानपुर में जीका वायरस के 17 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह जीका मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 106 हो गई है। अब तक
चकेरी थाने के 3 इलाकों से जीका वायरस के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन आज एक मामला रेल बाजार इलाके से सामने आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जीका के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। मुतासरा इलाकों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। कानपुर में जीका वायरस का कहर लगातार जारी है। जिस तरह से आज 17 नए केस आए हैं, उसके बाद कुल केसों की संख्या 106 हो गई है। जिस तरह से जीका कानपुर शहर में फैलता जा रहा है, अब एक नए इलाके में यानी कि रेल बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीका का मरीज पाया गया है, जिसके बाद वहां पर स्क्रीनिंग और जांच शुरू हो गई है। साथ में डीएम वहां मौजूद हैं, लेकिन पूरे शहर में जाँच की ज़रूरत है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर मुल्क में कोरोना के 266 दिनों में आज सबसे कम 10,126 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 332 अमवात दर्ज की गई, जबकि एक दिन में 11,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 263 दिनों में आज सबसे कम 1,40,638 एक्टिव मामले बाकी हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है। अब तक 109 करोड़ वैक्सीन डोज लोगों को लग चुकी हैं। तो वहीं आलमी सेहत इदारे के जरिए कोवैक्सीन को हरी झंडी मिलने के बाद बरतानिया इसे इमरजेंसी इस्तेमाल की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला किया है। यानी कोवैक्सीन की दोनों डोज ले चुके अफराद को बरतानिया का सफर करने पर क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। 22 नवंबर से यह फैसला नाफिज हुआ। कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को बरतानिया पिछले महीने इमरजेंसी इस्तेमाल की फहरिस्त में शामिल कर चुका है। आगे बढ़ेंगे। आज शायर मशिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है। हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में इकबाल को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। अल्लामा इकबाल का शुमार 20वीं सदी के मुमताज शोरा और शायर और फलसफी के तौर पर होता है। अल्लामा इकबाल उर्दू और फारसी दोनों ही जबानों में बेहतरीन शायरी करते थे। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से सोए हुए जहनों को जगाया और खुदी का फलसफा पेश किया। उर्दू और फारसी के अजीम शायर अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा और लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जैसे शोहरे आफाक तराने लिखे, जबकि शिकवा और जवाब शिकवा जैसी नज़मों ने खूब दाद समेटी। अल्लामा इकबाल की उर्दू और फारसी जबानों में तसानीफ के मजमुआत में बाले जिब्रील, बांगे दरा, असरार खुदी, ज़रब कलीम, जावेद नामा, रुमूज़ बेखुदी, पयाम मशरिक, ज़ुबूर अज्म और अरमुगान हिजाज शामिल हैं। आज के दिन को यौम उर्दू के तौर पर मनाया जा रहा है।